आज जमान विला में खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी, क्योंकि 5 साल बाद सालार शाह अपने वतन वापस आ रहा था। जमान विला में आज उसकी पसंद के खाने बनाए जा रहे थे, क्योंकि घर भर का लाडला वापस आ रहा था। तो उसके आने की खुशी में पूरा घर तरह तरह के खानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू से महक रहा था। अभी अभी वो यूनिवर्सिटी से वापस आई थी। अमल उसे ड्रॉप करके चली गई। वो अंदर दाखिल हुई तो घर में हर तरफ गहमा गहमी फैली हुई थी। वो बाहर लॉन में बच्चों को खेलते देख समझ गई थी कि रिमशा आपी और सानिया आपी अपने बच्चों समेत ससुराल से आई हैं। वो लाउंज में आई, वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन बीजान के कमरे में सबके बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बीजान के कमरे में आई तो वहाँ बीजान के अलावा और कोई भी नहीं था, और बीजान ने भी नमाज की नीयत बांध रखी थी। वो हैरान परेशान हुई कि सब एकदम कहाँ चले गए, और फिर वो सर झटकते किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में ताई अम्मी सोबिया बेगम और उसकी माँ मैमूना बेगम मिलकर खाना बनाने में मसरूफ़ थीं, और मुलाजिमा सकीना उनके साथ जल्दी जल्दी हाथ बटाने में मसरूफ़ थी। वो उनको सलाम करते कुर्सी घसीटकर वहाँ बैठ गई थी। आओ हुरिया बेटा, आ गई तुम, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सोबिया बेगम उसे देखते ही उसके लिए खाना निकालने लगी। आज कोई ख़ास आ रहा है क्या? मैं जब यूनिवर्सिटी से आई थी तो रिमशा आपी और सानिया आपी के बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, और उनकी आवाज़ें भी बीजान के कमरे से आ रही थीं, लेकिन अब जब मैं फ़्रेश होके आई हूँ तो वो लोग हैं ही नहीं। वो हैरानगी से उनसे पूछने लगी। हाँ, वो लोग एयरपोर्ट गए हैं, सालार आ जा रहा है ना, इसलिए। मैमूना बेगम की बात पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी, जो चोर निगाहों से उसे देख रही थीं। कल तक तो पता भी नहीं था, आज अचानक कैसे? उसने बात को अधूरा छोड़ उनको सवालिया नज़रों से देखा। उसकी धड़कन जैसे रुक रुक के चल रही थी। हाँ, बस उसने सरप्राइज़ दिया। सुबह ही उसकी कॉल आई थी कि वो शाम की फ़्लाइट से आ रहा है। सोबिया बेगम ने उसकी बात का जवाब देते खाना उसके सामने रखा, और अब तो उसे लग रहा था कि ये खाना उसके हलक से नीचे नहीं जाएगा। फिर भी जहर मारकर उसने 2-3 निवाले लिए और अपने कमरे की जानिब बढ़ दी। पीछे से सोबिया बेगम और मैमूना बेगम उसे आवाज़ें देती रह गईं। उसके हलक में जैसे आंसू का गोला फंसा हुआ था। अपने आप को वो कंपोज करती कमरे से मुंसलिक बालकनी में जाकर खड़ी हुई और अपने आंसुओं को काबू करते ठंडी सांसें अपने अंदर उतारने लगी, मगर सीने में बढ़ती हुई घुटन से जैसे उसकी सांसें बंद हो रही थीं, और वो माजी की 5 साल पहले की यादों को, जिनको वो भुला चुकी थी, फिर उसी तकलीफ़देह माजी की यादों में खो सी गई थी। 5 साल पहले वो भागती हुई सीढ़ियां उतर रही थी और सामने से आते वजूद से बुरी तरह टकराई। क्या पागलों की तरह भागती आ रही हो? छोटी नहीं हो अब तुम, जो हमेशा हवाई घोड़े पे सवार रहती हो? सालार शाह ने उसे कंधों से थामते गुस्से भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। सालार शाह को देखते हुरिया की जैसे हवाइयां उड़ने लगी थीं। वो मैं उसे जैसे कोई बात ही नहीं सूझ रही थी। वो तनफ्फुर से उसे देखता, हल्का सा झटका देकर उसे छोड़ता उसकी साइड से निकलता चला गया। जमान शाह और फमीदा बेगम बीजान के 2 बेटे और 1 बेटी थी। अरमान शाह, रेहान शाह और फरीहा शाह। अरमान शाह घर के सबसे बड़े बेटे थे। उनसे छोटी फरीहा बेगम थीं, जिनकी शादी जमान शाह ने अपने दोस्त के बेटे से की थी, और फिर सबसे छोटे रेहान शाह। सोबिया बेगम और मैमूना बेगम भी सगी बहनें थीं। सोबिया की अरमान शाह से और मैमूना की रेहान शाह से शादी कुछ सालों के वक्फे से हुई थी। अरमान शाह और सोबिया बेगम के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ी रिमशा, फिर सानिया, और फिर सालार शाह, फिर निहाल शाह, और सबसे छोटी फरियाल शाह। फरियाल शाह घर भर में सबसे छोटी और घर भर की लाडली थी। रेहान शाह और मैमूना बेगम की सिर्फ एक बेटी हुरिया शाह थी। फरीहा बेगम, जिनकी शादी जहांगीर खान से हुई थी, इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा अजमीर खान और उससे छोटी अमल खान, जो कि हुरिया की हम उम्र थी, और सबसे छोटा शावेज़ खान, जो कि फरियाल से 1 साल ही बड़ा था। जमान शाह की वफ़ात 10 साल पहले ही हो चुकी थी। हुरिया शाह और अमल खान एक ही कॉलेज जाती थीं और उनका आखिरी साल चल रहा था। हुरिया अपना सांस बहाल करती बीजान के कमरे की जानिब आई तो अंदर से आती आवाज़ों में अपना नाम सुनकर रुक गई, जिसमें बीजान बता रही थीं कि सालार शाह और हुरिया की मंगनी हुरिया के पैदा होते ही जमान शाह ने कर दी थी, और अब वो चाह रही थीं कि इनकी बाकायदा मंगनी को अनाउंस किया जाए। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाल की अपने कमरे की जानिब आई और दरवाज़ा बंद करती अपनी धड़कनों को संभालती अपना सांस बहाल करने लगी, जो कि अटका हुआ था।
उसे नहीं पता था कि वो कड़ूस कब उसके दिल पे कब्जा जमा गया था, अपने गुस्से समेत, और वो जान ही ना पाई थी। और अब अपनी ख्वाहिश को ऐसे पूरा होते देख उसकी जैसे बाँछें ही खुल गई थीं। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह करे। उसने फ़ौरन से अपनी इकलौती राजदार अमल को कॉल मिलाई और उसकी कॉल उठाते ही उसने सारी बातें उसको बताईं और उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि अल्लाह उसकी ख्वाहिश बिन मांगे इस तरह पूरी कर देगा। इन दिनों हुरिया जैसे हवाओं में उड़ रही थी और वो सालार का हर काम करने में सबसे आगे पेश होती थी। अभी तक सालार शाह को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था कि घर में क्या बातें चल रही हैं। वो इन दिनों बाहर जाने की कोशिशों में लगा हुआ था ताकि वो बाहर से अपनी PhD मुकम्मल कर सके और वहीं अच्छी कंपनी में जॉब करके वहीं सेटल हो सके और अपना एक अलग बिजनेस बिल्ड कर सके। सालार शाह बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन और पुरसंजीदा इंसान था। उसका हमेशा से ख्वाब रहा था कि वो अपने बाप दादा का बिजनेस संभालने के बजाय अपना एक अलग बिजनेस बिल्ड करे, और घर वालों का ख्याल था कि उसके जाने से पहले उसकी मंगनी हुरिया के साथ कर दी जाए। सालार अपने वीज़ा की कोशिशों में लगा हुआ था, इसलिए घर में क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता था। अभी भी वो देर रात घर वापस आया और आते ही खाना खाया और कमरे में चला गया। सोबिया बेगम जो उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी, उसके कमरे में जाते ही वो चाय बना के उसके कमरे में ले आईं ताकि आराम से बैठ के बात की जाए। चाय उसके पास टेबल पे रखती उसके पास बैठ गई, जो कि लैपटॉप में कुछ काम करने में मसरूफ़ था। उनके बैठते ही वो समझ गया कि उनको शायद कोई बात करनी है। वो लैपटॉप बंद करता उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। खैरियत है ना माँ, आपको कोई बात करनी है? उसने उनको सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा। हाँ खैरियत ही है, तुम बताओ तुम्हारा वीज़ा का क्या बना? सोबिया बेगम ने पूछा तो वो उन्हें इस बारे में तफसील से बताने लगा। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद वो असल जो बात वो करने आई थीं उसकी तरफ आईं। बेटा, तुम्हारा और हुलिया का जब हुरिया पैदा हुई थी तो तुम्हारे आगा जान ने हुरिया को तुम्हारे लिए मांग लिया था। उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारा और हुरिया का निकाह हो, लेकिन उस वक्त तुम लोग छोटे थे तो इसलिए इस बात को मुलतवी कर दिया गया कि जब हुरिया बालिग हो जाए तब तुम दोनों का निकाह होगा। लेकिन अब जबकि तुम लोग जवान हो गए हो और अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए तुम्हारे जाने से पहले। उन्होंने बात मुकम्मल करते सालार की तरफ देखा, जिसका चेहरा उनकी बात से धुआं धुआं हो रहा था, जैसे वो ज़ब्त के आखिरी मराहिल में हो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कोई भी मेरे से पूछे बगैर कैसे कर सकता है? जब आगा जान ये फ़ैसला कर रहे थे तो आप लोगों में से किसी ने उन्हें नहीं रोका। हमारे माशरे में ये दकियानूसी रस्में कब ख़त्म होंगी? और हुरिया मुझसे 7 साल छोटी है, आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? और दूसरा, मैं आपको जानती हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं अपनी PhD मुकम्मल करूँगा और फिर बाद में अपना बिजनेस बिल्ड करूँगा, और जब शादी का वक्त आएगा तब करूँगा, लेकिन वो भी हुरिया से नहीं। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा और ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो कि बहुत पढ़ी लिखी हो और बहुत मैच्योर हो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। मुझे शर्म महसूस हो रही है आपकी बात से कि आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया, और वो भी इस जाहिल सी लड़की को जिसका अभी बचपन ही नहीं ख़त्म हो रहा, ना इसको पढ़ाई का शौक़ है, बस आवारा फिरती रहती है सारा दिन घर में। अगर ऐसा ही आपको उस बेवकूफ़ को बहू बनाने का शौक़ है तो निहाल में और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 2 साल का ही फ़र्क है, इससे कर दे इसकी। सालार शाह की बात पर वो जो ताई अम्मी को ढूंढती इस तरफ आई थी, अपना नाम सुनते रुक गई थी, और सालार शाह की पूरी बात सुन के उसे ऐसा लगा जैसे ज़मीन उसके पाँव के नीचे से निकल गई हो। अपने टूटे फूटे दिल और कदमों को संभालती वापस अपने कमरे की जानिब आई और दरवाज़ा बंद करती दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठती चली गई। आंसू इसी की आंखों से ना चाहते हुए भी बह रहे थे। वो इस दुश्मने जान के लिए एक आंसू भी नहीं बहाना चाहती थी, लेकिन वो उन आंसुओं का क्या करती जो कि उसकी बेकदरी पर बहते जा रहे थे। और आज 5 साल बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसका दिया एक एक दर्द और कहा एक एक लफ्ज़ उसके ज़ख्मों को फिर से उधेड़ रहा था। 5 साल पहले वो तो अपना फ़ैसला सुना के चला गया था, लेकिन पीछे उस पर क्या गुजरी थी ये वो जानती थी या उसका रब। उसे अपने आप को संभालते 5 साल लग गए थे, और आज फिर से वही दर्द महसूस हो रहा था उसके कहे अल्फाजों का, और उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। बाहर से आती आवाज़ों से वो समझ गई थी कि वो लोग एयरपोर्ट से वापस आ गए हैं। सबकी बातों की और कहकहों की आवाज़ें उसके कमरे तक सुनाई दे रही थीं। इन सब की आवाज़ें उसे हथौड़े की तरह सर में लग रही थीं। रात में फरियाल उसको खाने के लिए बुलाने आई, लेकिन वो सर दर्द का बहाना बनाकर लेटी रही। वो उस वक्त सालार शाह का सामना करने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन आखिर कब तक वो भूखी रह सकती थी? दोपहर भी वो कुछ खा नहीं पाई थी सही से, इसलिए अब भूख से बस हो गई थी। जब उसे लगा कि बाहर अब कोई नहीं है, सब अपने अपने कमरों में जा चुके हैं, तो चुपके से उठी और किचन की जानिब बढ़ दी।
अब वो इस एक शख्स के लिए अपनी भूख को कब तक कुर्बान करती? वो किचन की जानिब आई। पूरी घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सब सोने के लिए जा चुके थे। उसने शुक्र किया। वो शामी कबाब और बिरयानी गर्म करती वहीं कुर्सी पे बैठ गई। सालार शाह रात का खाना और सबसे गपशप करने के बाद अब कमरे में बैठा अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट डिस्कस करता और उनको हिदायत देता। अब वो थक कर लेट गया था। कल से वो सो नहीं पाया था। कल से पाकिस्तान आने की तैयारी और फिर सुबह से वो फ्लाइट में बैठा और अब घर आके भी वो सबके साथ बैठा रहा तो आराम करने का ज़रा भी टाइम नहीं मिला था। लेकिन सर में दर्द इतना ज़्यादा था कि इतने दर्द में उसको नींद आना भी मुश्किल थी जब तक वो एक कप कॉफ़ी न पी लेता। लेकिन वो इस टाइम किसको कहता? सब सो चुके थे घर में, इसलिए वो कॉफ़ी बनाने की नीयत से किचन की जानिब आया। कदमों की आवाज़ पर हुरिया ने सर उठा के दरवाजे की जानिब देखा और वहां खड़े वजूद को देखकर वो जैसे साकित ही रह गई। वो जितना चाहती थी कि अभी सामने ना हो, इतना ही जल्दी हो गया था। दरवाजे से अंदर आते सालार शाह की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो वो चौंक सा गया। ये तो वो लग ही नहीं रही जिसे मैं 5 साल पहले छोड़कर गया था। ये तो कोई और ही हुरिया लग रही थी। वो अपने आप को संभालती उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। लगता है सलाम करना भी भूल गई हो तुम। अनमैनर्ड तो तुम थी ही, लेकिन सलाम तो किया जा सकता है। खाने पर भी सब थे और तुम नहीं थी, और अब बेवक्त बैठी खा रही हो। वो फ्रिज से दूध निकालता चूल्हे पे रखता साथ साथ उसको सुना रहा था। जी हाँ, जैसे आपकी ताने मारने की आदत अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो जले कटे अंदाज में बोलती और अपने खाने की प्लेट उठाती उठ खड़ी हुई। वो इस टाइम उसके मुंह लगकर अपना मूड और ख़राब नहीं करना चाहती थी। तमीज़ नहीं है तुम्हें? ये किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो उसकी कोई भी बात का जवाब दिए बगैर किचन से निकलती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सालार शाह को उसका इस तरह नज़रअंदाज करना इंतहाई खला था और वो अपने आप को काबू करता ज़ब्त के घूंट पीकर रह गया। सुबह वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होती नीचे डाइनिंग हॉल में आई और सबको सलाम करती कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ गई। सालार शाह के अलावा डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। बेटा, अब तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? रात भी तुमने खाना नहीं खाया? सोबिया बेगम ने मोहब्बत से उसकी जानिब देखते जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। आपकी लाडली रात 1 बजे खाना खा रही थी। आप फिक्र मत करें, ये सिर्फ बहाने हैं इसके। सालार शाह ने सीढ़ियां उतरते उनकी बात का जवाब दिया और उसके साथ वाली कुर्सी खिसकाता वहीं बैठ गया। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। उसकी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। सोबिया बेगम की बात पर वो इस्तेहजिया अंदाज में हंसता खाने की जानिब मुतवज्जो हो गया। हुरिया ज़ब्त के घूंट पीती अपना जूस का ग्लास खाली करती उठ खड़ी हुई। बेटा, ठीक से खाओ, अभी टाइम पड़ा है। आज ड्राइवर नहीं आया है तो तुम्हें सालार छोड़ाता है। तब तक सालार भी नाश्ता कर ले और तुम भी ठीक से बैठकर नाश्ता करो। मैमूना बेगम ने उसे उठते देख बोला। क्यों, बाकी लोग कहाँ हैं? निहाल कहाँ है? मैं उसके साथ चली जाऊंगी। निहाल तो कब का ऑफिस के लिए निकल गया हुआ है। आज कोई ज़रूरी मीटिंग थी और तुम्हारे बाबा और ताया भी तभी चले गए थे। मैमूना बेगम ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। ठीक है, मैं फिर रिक्शा से चली जाती हूँ। वो उनकी निगाहों को नज़रअंदाज करती बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे मैमूना बेगम उसे आवाज़ें देती रह गईं। सालार शाह अपनी इस तौहीन पर सब्र के घूंट पीकर रह गया। रिलैक्स आनी, मैं देखता हूँ उसे, आप फिक्र मत करें। मैमूना बेगम को तसल्ली भरे अंदाज में कहता वो उसके पीछे बाहर की जानिब बढ़ गया। वो गाड़ी निकालता उसके पीछे आया जो रोड पर चलती जा रही थी। अपने पास गाड़ी रुकने की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। बैठो जल्दी अंदर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो। सालार शाह ने गाड़ी उसके पास रोकते गुस्से भरे अंदाज में कहा। मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपके पास टाइम नहीं है ना, तो मेरे मुंह लगकर अपना कीमती टाइम बर्बाद मत करें। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोलते आगे बढ़ गई। हुरिया की बात पर सालार शाह का दिमाग जैसे खौल उठा था। वो गाड़ी से निकलता बाहर उसके पीछे आया और झटके से उसे बाजू से पकड़कर रोका। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? वो दांत पीस कर बोला। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। और आप होते कौन हैं मुझे इस तरह हाथ लगाने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इससे अपना बाजू झटके से छुड़ाते हुए वो तनफ्फुर से बोली। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है। वो उसे बाजू से घसीटता हुआ गाड़ी तक लाया और अगली सीट का दरवाज़ा खोलता उसे अगली सीट पर धकेलता खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो उसकी इस हरकत पर शॉक्ड हो गई थी। फिर होश में आते जोर लगा के गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा उसने ऑटो लॉक कर दिया था। ये क्या बदतमीज़ी है?
आप मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप होते कौन हैं? मैं वो 5 साल पहले वाली हुरिया नहीं हूँ जो आपसे डर के सहम के चुप हो जाऊंगी और आपकी चुपचाप सुनूंगी। फौरन गाड़ी रोकें, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। हाँ, मुझे भी दिख रहा है कि तुम वो हुरिया नहीं हो, लेकिन हाँ, उससे भी बदतर ज़रूर हो चुकी हो। उसकी बात पर वो गुस्से से उसे जवाब देता गाड़ी स्टार्ट कर गया। जी हाँ, आपके बकौल मैं तो स्टार्ट से ही जाहिल हूँ, तो जाहिल बदतमीज़ और बदतर ही होते हैं, और वो मैं हूँ आपके लिए, तो हाँ मैं हूँ। और आपको तो मैं अच्छी लगती नहीं हूँ, तो आपको क्यों बिठाना है मुझे अपनी गाड़ी में? आप हमेशा से मुझसे नफरत करते हैं, हमेशा से, और आपके नज़दीक तो बेवकूफ़ थी जिससे रिश्ता बांधना भी तौहीन था। गुस्से से बोलते उसकी आवाज़ भरा सी गई और अपने आंसू जब्त करती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी बात पर वो चौंकता उसकी तरफ देखने लगा। वो समझ गया कि 5 साल पहले जो उसकी बातें उसकी माँ से हो रही थीं, उसने सुन ली होंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते देख उसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर गया। तो तुम ये जाहिलों वाली हरकतें नहीं कर रही हो क्या? खुद बताओ। और अब तो तुम बदतमीज़ भी हो गई हो। तुम्हारी वजह से आनी इतनी परेशान हो रही थी और तुम उनकी बात सुने बगैर घर से निकल आईं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ लेके जाने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब दिए बगैर वो बाहर आते जाते लोगों और गाड़ियों को देखने लगी, और उसकी यूनिवर्सिटी आते ही उसने गाड़ी रोकी तो वो फौरन से गाड़ी से उतरी और पीछे देखे बगैर अंदर यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ गई कि कहीं वो उसे फिर से रोक ना ले। उसके उतरते ही सालार शाह ने ठंडी सांस अपने अंदर उतारी और जिन से गाड़ी आगे बढ़ा गया। फिर वो यहाँ पाकिस्तान में अपना बिजनेस सेटल करने में इतना मसरूफ़ हुआ कि दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। हुरिया का भी आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और वो उसमें मसरूफ़ थी। उन दोनों का सामना कभी कभार रात के डिनर पे हो जाता था। हुरिया उसे देखकर भी अनदेखा कर देती थी। अगर वो कोई बात भी कह दे तो वो हमेशा नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। वो उसकी किसी भी बात का जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझती थी। सालार शाह को पाकिस्तान आए 2 महीने हो गए थे। अब उसने अपना बिजनेस भी पाकिस्तान में सेटल कर लिया था। आज हुरिया और अमल का रिजल्ट आना था। अमल रात से उनकी तरफ आई हुई थी। आज वीकेंड था और तकरीबन सभी मर्द आज जल्दी घर आ गए थे। रमशा आपी और सानिया आपी भी अपने बच्चों समेत आई हुई थीं। फरिया फुप्पो भी अजमीर खान के साथ आई थीं। शावेज़ और अमल रात से ही आए हुए थे। सब बड़े अपनी अपनी महफिलें जमाए बैठे थे। सालार शाह अभी तक घर वापस नहीं आया था। निहाल, शावेज़ और फरियाल उनके सरों पर बैठे थे और उनकी वाट लगा रहे थे, क्योंकि उन दोनों का आज फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आना था। निहाल अपना लैपटॉप खोले बैठा था और सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। हुरिया और अमल अपनी आंखें नीचे वर्द करने में मसरूफ़ थीं और फिर आखिरकार रिजल्ट आ गया। अमल बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी और हुरिया ने उस सेमेस्टर में टॉप किया था। अमल ने उसे गले लगाया और खुशी से उसके आंसू बहने लगे। शावेज़ और फरियाल भागते हुए बाहर बड़े लोगों को खबर देने चले गए थे। अरे पगली, अब ट्रीट तैयार रख, वो भी 5 स्टार होटल में। और अमल, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। निहाल उसको कहता अब अमल को छेड़ने में मसरूफ़ हो गया था। तुमसे तो अच्छे ही लिए मैंने, फिर भी तुम तो बमुश्किल पास हुए थे। उसकी बात पर उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इतनी देर में सब बड़े बाहर से अंदर कमरे में आ गए। सब ने उन्हें मुबारकबाद दी और हुरिया सबके गले लगती बहुत खुश थी। आज जैसे उसके दिल को सुकून हो गया था। वो सबको दिखाना चाहती थी कि वो इतनी निखट्टू और नालायक नहीं है, और ख़ासकर उस इंसान को जो इस वक्त इधर मौजूद नहीं था। रात को अजमीर और निहाल के साथ घर के बड़े बुजुर्गों के अलावा सब बाहर डिनर के लिए जाने वाले थे। सालार शाह आज अभी तक घर वापस नहीं आया था। वो सब तैयार होते बाहर निकले तो सालार शाह की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई। खैरियत है, ये फ़ौजें कहाँ जा रही हैं? सबको सलाम करते उसने उन सब की तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए पूछा। हाँ, बस अमल और हुरिया का रिजल्ट आया था तो इसी खुशी में सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। अजमीर खान ने उसके गले मिलते जवाब दिया। जी हाँ, और आपको पता है हमारी हुरिया आपी ने अपने सेमेस्टर में टॉप किया है। फरियाल हुरिया के बाजू में बाजू डालती उसे फ़ख्र से बताने लगी। उसकी बात पर सालार शाह हुरिया की तरफ हैरानी से देखने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो वही है जो बामुश्किल पास हुआ करती थी। आ जाओ तुम भी, हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तुम भी अपनी गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा लो, चलो खुले होके तो चले जाएंगे। अजमीर के कहने पर वो इस्बात में सर हिलाता गाड़ी की तरफ मुड़ गया और गाड़ी बाहर निकालने लगा। सानिया अपने बच्चों समेत और साथ शावेज़ अजमीर की गाड़ी में बैठ गए। रमशा और उसके बच्चे और साथ अमल निहाल की गाड़ी में बैठ गए। फरियाल सालार की गाड़ी में पहले ही बैठ चुकी थी और बच्ची हुरिया तो वो देख रही थी कि उसे कहाँ बैठना है। वो निहाल की गाड़ी की तरफ आई, लेकिन उन्होंने जगह ना कहने का कहकर उसको सालार की गाड़ी की तरफ भेज दिया।
वो मरती क्या ना करती, उसकी गाड़ी की तरफ आ गई और गाड़ी के पीछे वाला दरवाज़ा खोलती उसमें बैठ गई। फरियाल आगे सालार के साथ बैठी थी और गाड़ियाँ अपनी मंजिल की तरफ रवां हुईं। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई थी। फरियाल कभी कभी कोई ना कोई बात हल्की फुल्की कर देती थी, मगर वो खामोशी से बाहर की जानिब देख रही थी। सालार शाह गाड़ी के शीशे से उसको पीछे से गाहे बगाहे देख रहा था और उसके फेस के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। मतलूबा मंजिल आने पर सब अपनी अपनी गाड़ी से उतरे और अंदर की जानिब बढ़ गए। डिनर करने के बाद सब लोग घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। सब लोग जैसे आए थे उसी तरह उनकी गाड़ियों में बैठने लगे। हुरिया की पूरी कोशिश थी कि वो सालार की गाड़ी में ना बैठे, मगर सब पहले ही अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। फरियाल भी जल्दी से पीछे वाला दरवाज़ा खोलती उसमें बैठ गई थी। वो भी पीछे वाला दरवाज़ा खोल के बैठने लगी कि सालार के पुकारने पर रुक गई। आगे आके बैठो तुम दोनों, मैं तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ। हुरिया आपी, अब तो मैं बैठ गई हूँ, आप प्लीज़ आगे बैठ जाएं। इसके कहने पर वो ना चाहते हुए भी आगे का दरवाज़ा खोलती उसमें बैठ गई। कुछ देर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई रही, जिस खामोशी को सालार शाह की आवाज़ ने तोड़ा। आइसक्रीम खाएगा कोई? उसने किन आंखों से हुरिया की तरफ देखते उन दोनों से पूछा। हुरिया इनकार करने ही वाली थी कि फरियाल ने पुरजोश अंदाज में हाँ कर दी। इस शख्स के साथ उसे एक पल बैठना गवारा नहीं हो रहा था, मगर फिलहाल फरियाल साथ थी तो वो चुप कर गया। सालार शाह ने आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकी और उन दोनों को लेता अंदर की जानिब बढ़ गया। तुम दोनों कौन सा फ्लेवर लोगी? वो मेन्यू चेक करता उन दोनों से पूछने लगा। फरियाल ने अपनी पसंद का फ्लेवर बताया, मगर हुरिया खामोश बैठी रही। तुम कौन सा फ्लेवर लोगी या फिर मैं अपनी पसंद का कुछ मंगवा लूँ? मैं आपकी पसंद का क्यों लूँगी? आप किसी की पसंद का कुछ लेते हो क्या? और वैसे भी मुझे नहीं खानी, इसलिए मैं चुप हूँ। उसके पूछने पर हुरिया ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। उसके जवाब पर सालार शाह का दिमाग ख़राब हो गया था। वो इतने दिन से उसका ये फिजूल का एटीट्यूड बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल फरियाल साथ थी तो वो चुप कर गया। हुरिया आपी को मैंगो फ्लेवर पसंद है भाई। फरियाल ने माहौल में मौजूद तनाव को कम करने के लिए जवाब दिया। सालार शाह उसे खश्मगीन निगाहों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब तुम बचो मुझसे। फिर वो उठता ऑर्डर देने चला गया। उसने फरियाल के लिए उसके पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की और अपने लिए और हुरिया के लिए अपने पसंद की चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर की। भाई, हुरिया आपी को तो चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद। कोई बात नहीं, अब पसंद आने लगेगा, तुम अपना खाओ। वो फरियाल को जवाब देता आइसक्रीम की तरफ मुतवज्जा हो गया था। उसकी बात पर हुरिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने आप जब्त करके बैठी रही। आइसक्रीम को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। आइसक्रीम ख़त्म करो हुरिया, हमें निकलना है घर के लिए। वो उसे खामोशी से देख तब कर बोला, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मंगवाएं और मैं ये नहीं खाती। फरियाल, जल्दी खाओ प्लीज़, घर जाना है मुझे, सोना है जाके, मैं कल से नहीं सो पाई। वो उसे जवाब देती साथ फरियाल से मुखातिब हुई। हुरिया, मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, मेरा जब्त मत आजमाओ। आइसक्रीम ख़त्म करोगी तो ही यहाँ से जा पाओगी, वरना बैठी रहो यहाँ। सालार शाह गुस्से भरे अंदाज में बोला, लेकिन मैं आइसक्रीम में ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाती, ये मुझे कड़वा लगता है और मैं कड़वे लोग और कड़वी चीज़ें दोनों से दूर रहती हूँ। उसके तुर्की बेतुर्की जवाब देने पर सालार ने बमुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फरियाल उन दोनों को इस तरह लड़ते देख घबरा चुकी थी। कोई बात नहीं भाई, हम घर के लिए पैक करवा लेते हैं, कोई ना कोई खा लेगा। हुरिया आपी मेरे साथ खा लेती हैं, वो ये वाला फ्लेवर फिर भी खा लेती हैं। फरियाल ने माहौल में मौजूद गर्मा गर्मी को दूर करने की नाकाम कोशिश की। सालार शाह का मूड इंतहा का ख़राब हो चुका था। वो उन दोनों को बाहर आने का कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। फिर पूरा रास्ता उनकी कोई बात न हुई और घर आके वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। दिन इसी तरह गुजरते गए। रिजल्ट के बाद अब वो किसी न किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का ट्राई कर रही थी। अरमान शाह और रेहान शाह ने तो उसे बहुत कहा कि वो उनके साथ ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन वो कहती थी कि वो कहीं और बाहर ट्राई करना चाहती है। इसी तरह उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफ़र हुई और आज उसका पहला दिन था। वो कमरे से निकलकर नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर सालार शाह बैठा नाश्ता करने में मसरूफ़ था। सूबिया बेगम और मैमूना बेगम भी बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ थीं। उस दिन के बाद आज उनका सामना हो रहा था। वो खामोशी से कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठ गई और उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। वो गाहे बगाहे उसके एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। तुम्हें अगर इंटर्नशिप करनी थी तो मेरी कंपनी में कर लेती, सालार शाह ने माहौल की खामोशी को तोड़ते हुए कहा। उसकी बात पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। अगर मुझे करनी होती तो मैं बाबा और ताया के साथ उनकी कंपनी में कर लेती, लेकिन फ़िलहाल मुझे बाहर कहीं ट्राई करना था। वो मुख्तसर जवाब देती नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। माहौल में एकदम से फिर से खामोशी छा गई थी।
हुरिया अपना नाश्ता ख़त्म करती उठ खड़ी हुई और खुदा हाफिज कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। सालार को पता था कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए उसे ऑफ़र करके वो कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता था। वो जितना उसके साथ सही रहने की कोशिश करता था, वो उससे दूर होती जा रही थी। उसको जाते देख एक ठंडी सांस उसने अपने अंदर उतारी और वो भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और खुदा हाफिज कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। अजमीर खान का रिश्ता उसकी फुफ्फोजात कज़न से तय हुआ था और अगले महीने उनकी शादी थी। सब लोग इसी तैयारियों में मसरूफ़ थे। वो ऑफिस से वापस आई तो घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वो समझ गई कि सब ज़रूर बाजार गए होंगे। वो भी कॉलीग्स के साथ लंच करके आई थी, इसलिए आते ही अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और फिर कुछ देर आराम करने के बाद वो बाहर आई तो अभी तक कोई भी वापस नहीं आया था। वो बीजान के कमरे में आई तो वो जायनमाज पे बैठी तस्बीह करने में मसरूफ़ थीं। वो मुस्कुराती हुई उनके पास आई और उनकी गोद में सर रखे लेट गई। वो अपनी तस्बीह मुकम्मल करती उस पर फूंक मारती मुस्कुरा दी। आ गई बेटा तुम? खाना खाया तुमने? वो मोहब्बत से उसकी तरफ देखते उससे पूछने लगी। जी बीजान, आज ऑफिस में कॉलीग्स के साथ लंच था तो मैं खा के आई थी। अब मैं चाय बनाने लगी थी, आपको पीनी है? बनाऊं आपके लिए भी? वो उनसे पूछती उठ खड़ी हुई। नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही सकीना से बनवाकर मैंने पी है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने शादी के लिए कुछ नहीं लेना? सब रोज़ जाते हैं बाजार, तुम भी शॉपिंग कराओ। तुम अच्छी मसरूफ़ हुई हो ऑफिस में, शादी के दिन करीब हैं, कुछ अपने लिए ले आओ। बीजान, ओहो मेरी प्यारी बीजान, आपको मेरी कितनी फ़िक्र है। बस मेरा टाइम ही नहीं लग रहा और वैसे भी मेरे बहुत से ड्रेसेस पड़े हुए हैं, इन्हीं में से मैं कोई पहन लूँगी। वो मोहब्बत से उनकी गले में बाहें डालती उनकी मोहब्बत और फ़िक्र पर मुस्कुरा दी। अच्छा वो सालार आया हुआ है, चाय बनाने जाओ तो उसके लिए भी बना देना। उसको हिदायत देती वो वापस रुकात बांध चुकी थीं। वो उनकी बात पर बदमज़ा सी हो गई और बाहर किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में आके उसने अपने और सालार के लिए चाय बनाई और सकीना को आवाज़ देने लगी ताकि वो सालार के कमरे में उसको दे आए, मगर सकीना उसे कहीं भी नज़र न आई तो ना चाहते हुए भी वो चाय उठाकर सालार के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुई तो कमरे में कोई भी नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो चाय टेबल पर रखती पलटने लगी तो फ़ोन के बजने की आवाज़ पर उसने टेबल पर पड़े फ़ोन की जानिब देखा। उस पर बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर जगमगा रही थी और अलीना नाम लिखा हुआ था। फ़ोन खुद ही बज के बंद हो गया था। इतनी देर में वो गले में तौलिया डाले वॉशरूम से बाहर निकला और बाहर उसको अपने कमरे में देख वो चौंक सा गया। वो बीजान ने कहा कि मैं आपको चाय दे आऊँ, तो बस वही देने आई थी, मैं जा ही रही थी। वो गड़बड़ाकर नज़र झुकाती हुई बोली और इतनी देर में फ़ोन फिर से बजने लगा। वो उसे गहरी निगाहों से देखता रुकने का इशारा करता फ़ोन की जानिब मुतवज्जे हो गया। वो उसके इशारे को नज़रअंदाज किए सर झटककर बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो उसने जल्दी से आकर उसका बाजू पकड़कर रोका। फ़ोन कान से लगाए वो उसे तनबीही अंदाज में घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि इस बार ये गलती मत करना। अलीना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं ज़रा इस टाइम बिज़ी हूँ। वो फ़ोन रखता उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। आपको क्या बात करनी है मुझसे? मेरा नहीं ख्याल कि हम में कुछ ऐसी बात है कि बात की जाए। आप अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से बात कर लें, कोई मसला नहीं है। उसकी बात पर सालार ने उसे घूर कर देखा। ये लड़की जानबूझकर उसका इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं जब से आया हूँ वापस तुम्हारा मूड ही सेट नहीं होता, हमेशा बदतमीज़ी से पेश आती हो, हमेशा इग्नोर करता हूँ कि ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम वैसी की वैसी ही हो। ओहो, ये कह भी कौन रहा है मुझे, जिनको खुद मुझसे हमेशा से बहुत प्रॉब्लम रही है। इसकी बात पर वो तंजिया अंदाज में बोली तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। तुम्हें पता है तुम मुझसे कितनी छोटी हो और तुम मुझसे किस अंदाज में बात करती हो? मेरी जगह कोई और हो तो कभी भी बर्दाश्त न करे। तो आपको किसने कहा है बर्दाश्त करें? जैसे आप पहले बर्दाश्त नहीं करते थे अब भी मत करें। आपको क्या मजबूरी है जो आप बर्दाश्त करेंगे? वो तनफ्फुर से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सालार शाह उसकी बात पर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलता हाथ पकड़कर उसको दीवार के साथ लगा गया। हुरिया रेहान शाह, वो चबा चबा कर उसका नाम लेता हुआ बोला, तुम मेरे ज़ब्त का बहुत इम्तिहान ले चुकी हो, अब बस। मैंने इतनी नरमी कभी किसी को नहीं दिखाई, लेकिन तुम्हारे साथ मैं इतने दिन से नरमी बरत रहा था कि शायद तुम अपनी ट्यून चेंज कर लो, लेकिन कुछ रस्सी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती, लेकिन मुझे सीधा करना आता है। आइंदा तुमने मुझसे इस टोन में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और अपनी ये चाय भी उठा के ले जाओ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय। वो एक झटके से उसे छोड़ता पीछे हुआ और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। इतनी तौहीन पर हुरिया की जैसे आंखें जल उठी थीं, आंसू उसकी आंखों से बहने को तैयार थे। वो भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करती कमरे के दरवाजे के साथ बैठती चली गई।
इस शख्स को अपने 5 साल पहले की गई बातों पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो उसको ही झुकाना चाहता था। इस दुश्मने जान की बेहिसी पर उसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछ डाले। उसने वादा किया था अपने साथ कि वो इस शख्स के लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगी, लेकिन आज सारे वादे टूटते हुए महसूस हो रहे थे। अगले दिन वीकेंड था। उसको ऑफिस से ऑफ था। अमल को मेमोना बेगम ने बुलाया था ताकि हुरिया को जाकर शॉपिंग करवा दे, क्योंकि उसको खुद तो कोई चाह ही नहीं थी बाजार जाने की। इन दोनों को शाहवेज मॉल छोड़ आया था और खुद अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। वापसी में निहाल ने उनको पिक करने आना था। अमल के साथ वो शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हुई। अमल ने भी उसकी उदासी नोट की थी। वो शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। हुरिया, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे मत करो, खुशी का मौका है, खुशी खुशी करो ना सब कुछ। ऐसे तुम्हें देख के मुझे भी उदासी हो रही है। उसकी बात पर हुरिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं कहाँ गलत हूं? उस शख्स को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है और ये चीज़ मुझे खाए जा रही है। बल्कि वो ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखाते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करती। तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है उनसे? तुम तो कहती थी तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुरिया, प्लीज़ अपने आप को मजबूत करो। ऐसे छोटी छोटी बातों पे मत रो और भूल जाओ जो कुछ हुआ है। जिंदगी में आगे बढ़ो। सिर्फ एक शख्स पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। क्या तुम अब भी उनसे प्यार करती हो? बताओ मुझे। अमल के पूछने पर उसने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे और नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत तो क्या, नफ़रत भी नहीं है। मुझे उनसे बात करना भी पसंद नहीं है। वो खुद मुझसे बात करते हैं। तो बस फिर अब से तुम नहीं रोगी और मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूं। चलो अब अपना मूड ठीक करो। सब देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है लड़की को। उसकी बात पर वो रोते रोते हंसती। फिर उसने खूब दिल जमाकर शॉपिंग की और फिर वो कुछ खाने के लिए पास ही एक रेस्टोरेंट में आ गई। निहाल को उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया था कि वो उनको पिक कर ले। खाने के बाद वो बैठी निहाल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन निहाल की जगह सालार को रेस्टोरेंट में आता देख हुरिया के माथे पर बल पड़ गए थे। अमल ने कनखियों से उसे देखा, रिलैक्स रहने का इशारा किया। सालार शाह ने गहरी निगाहों से हुरिया की रोई रोई आंखों को देखा, जिसे साफ लग रहा था कुछ देर पहले बरसात आके गई है। वो उन दोनों को लेता गाड़ी की जानिब आ गया। हुरिया पीछे का दरवाज़ा खोलती गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में भी वो अमल से उसके घर वालों का हाल अहवाल और हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन हुरिया बिल्कुल खामोश थी। वो जैसे यहाँ थी ही नहीं और वो मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ़ थी। वो गाहे बगाहे गाड़ी के शीशे से पीछे उस पर नज़र डाल लेता था। घर आने पर वो सबसे पहले गाड़ी से उतरी और अंदर की जानिब बढ़ गई और अमल भी उसके पीछे पीछे अंदर चल दी। सालार की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अजमीर की शादी के लिए घर के बड़े बुजुर्गों और सालार हुरिया के अलावा सब एक हफ्ता पहले ही उधर जा चुके थे। अमल और फुप्पो ने उसे भी बहुत फोर्स किया कि वो भी आए, लेकिन उसने कहा कि वो 1-2 दिन पहले आ जाएगी क्योंकि वो ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं ले सकती थी। आज मायों का दिन था तो आज तो उसको जाना ही था। सुबह से कोई 10 बार अमल का फ़ोन आ चुका था कि वो तैयार हो, शावेज उसको लेने आ रहा है। फिर वो शावेज के साथ खान विला आ चुकी थी। मायों का फंक्शन का इंतज़ाम उन्होंने अपने लॉन में ही किया था। हुरिया ने आज गोल्डन और येलो कलर की अनारकली फ्रॉक पहन रखी थी और अपने लंबे बालों को पुश्त पर खुला छोड़े लाइट सा मेकअप किए वो बहुत हसीन दिख रही थी। वो पहली बार इस तरह तैयार हुई थी, वरना वो हमेशा सिंपल सी रहती थी। जिसने भी देखा उसकी बलाएं ले डाली। अमल ने भी गोल्डन और येलो कलर का उससे मिलता जुलता ही ड्रेस पहना था और वो भी बहुत हसीन दिख रही थी। निहाल की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। निहाल ने जब से होश संभाला था, अमल के लिए उसके दिल में एक अलग सी फीलिंग्स थी, जिसका इजहार 1 साल से उसने कर दिया था और दोनों की तरफ से अब बराबर सब कुछ चल रहा था। मगर अभी तक किसी को भी इस चीज़ की भनक तक नहीं पड़ी थी। फंक्शन शुरू हुआ तो सबने एक एक करके अजमीर को उपटन लगाया। सालार ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया था और फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके वो भी लॉन में आ चुका था। वो भी येलो कलर के कुर्ता शलवार में बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। सबसे पहली नज़र उसकी स्टेज पर अजमीर को उपटन लगाती हुरिया पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी नज़र वापस पलटना भूल गई। वो बेखुद सा उसे देखे गया। उसने सर झटक के अपने आप को कंट्रोल किया और स्टेज पर उपटन लगाने के लिए बढ़ गया। पूरे फंक्शन में उसकी नज़र गाहे बगाहे उस पर जाती रही थी। वो अपनी फीलिंग समझने से कासिर था कि एकदम से वो उसे क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है। मेहंदी पर भी उसने सी ग्रीन लहंगा पहना हुआ था और बालों का जूड़ा बनाए वो बेइंतहा हसीन दिख रही थी। उसकी नज़र तो जैसे उससे हट ही नहीं रही थी। वो अपने दिल के हाथों बेबस हो चुका था। आज बारात थी। वो तैयार होकर निहाल का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसने उसे पिक करने आना था।
बाकी सब लोग पार्लर तैयार होने के लिए गए थे, लेकिन उसने घर तैयार होने को ही तरजीह दी थी। आज उसने स्काई ब्लू शरारा ज़ेबतन किया था, जिस पर वाइट मोतियों का काम बहुत नफासत से हुआ था और वो उसमें बहुत हसीन लग रही थी। वो अब बेटी निहाल का इंतजार कर रही थी कि बाहर हॉर्न बजने की आवाज़ पर वो बाहर की जानिब बढ़ गई, मगर वहां निहाल की जगह सालार को बैठे देख वो दंग रह गई। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन वो इस टाइम कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। उसे निहाल पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसने नहीं आना था तो वो उसको कम से कम बता देता, वो खुद ही किसी न किसी तरह आ जाती। उस शख्स का सामना ही तो वो नहीं करना चाहती थी। वो गाड़ी में बैठी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई रही, जिसको सालार की आवाज़ में तोड़ा। अच्छी लग रही हो तुम, उसने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला। उसकी बात पर हुरिया ने चौंक कर उसे देखा। मैं तो बहुत पहले से ही अच्छी हूँ, हाँ आपको ही सिर्फ बहुत खराब लगती हूँ, वो जले कटे अंदाज में जवाब देती बाहर की जानिब देखने लगी। वो उसकी बात पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नहीं, अब बहुत अच्छी लग रही हो, हालांकि चेंज तो तुम में कोई भी नहीं आया, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम अच्छी लग रही हो, उसने मजाकिया अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहा। तो हुरिया ने एकदम से गुस्से से उसकी तरफ देखा। आप प्लीज़ मुझसे बात मत किया करें, मुझे आपसे बात करना भी पसंद नहीं है। आप प्लीज़ अगर मेरे सामने आए तो खामोश रहा करें, मैं भी खामोश रहूंगी, वो गुस्से भरे अंदाज में बोली। तो सालार ने एकदम से संजीदा होकर उसकी तरफ देखा। हुरिया, तुम्हें मुझसे मसला क्या है? तुम्हारी मैं इतनी बार बदतमीजी बर्दाश्त कर चुका हूँ, अगर कुछ मजाक में भी कह दो तो वो भी तुम बर्दाश्त नहीं करती हो। मैं नॉर्मल रहने की तुम्हारे साथ कोशिश करता हूँ, मगर तुम बदतमीजी पर उतर आती हो, वो गुस्से से बोला। तो वो कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी से बाहर की जानिब देखने लगी। वो जितने अच्छे मूड से आया था, अब इस लड़की ने उसका मूड बेहद खराब कर दिया था। फिर वो पूरा रास्ता चुपचाप ड्राइविंग करता रहा और फिर उसे वेन्यू पे उतार के खुद गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। वो भी चुपचाप पीछे देखे बगैर अंदर की जानिब बढ़ गई। फिर वो पूरा दिन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया और वलीमे वाले दिन भी वो उसे दूर से ही बस दिखाई दिया था। शादी खत्म हुई तो सब अपने अपने कामों में फिर से मसरूफ हो गए। वो भी फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट हो गई थी। वो आज ऑफिस से घर आई तो सानिया आपी और रमशा आपी दोनों आई हुई थीं। वो उनके साथ कुछ देर गपशप करने के बाद अंदर अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से चली गई। शाम को जब वो सो के उठ के बाहर आई तो बाहर तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो बीजान के कमरे की जानिब बढ़ गई तो अंदर से आती आवाज़ों पर वो बेइख्तियार रुक गई। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हुरिया मेरी बहू बने, लेकिन 5 साल पहले सालार ने तो इनकार कर दिया था, तो मैं शर्मिंदगी से कुछ भी नहीं बोल पाई थी। मुझे हमेशा से पछतावा रहा है, लेकिन मैं मजबूर थी। हुरिया मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है, इसीलिए मैं निहाल के लिए हुरिया को मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरा निहाल कभी भी इनकार नहीं करेगा। हुरिया की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है माशाअल्लाह से, तो आप बात करें ना रेहान से और मैमूना से, मैं करती अच्छी नहीं लगूंगी। सोबिया बेगम की बात पर एक पल के लिए हुरिया कांप सी गई और भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करती बेइख्तियार फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल ली हो। इधर बीजान ने रेहान शाह और मैमूना बेगम से भी इस बारे में बात कर ली थी और उन्होंने हुरिया से पूछ के और सोच के बताने का कहा था। सोबिया बेगम अपने निहाल से बात करने के लिए उसके कमरे में आई तो वो लैपटॉप खोले ऑफिस का काम करने में मसरूफ़ था। उनको देखते ही उसने लैपटॉप बंद किया और उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। बेटा, इस बार इज्जत हमारी तुम्हारे हाथ में है। हमने एक फ़ैसला किया है और हमें पूरा यकीन है तुम हमारा मान रखोगे, जैसे तुम्हारे भाई ने 5 साल पहले मान तोड़ दिया था, तुम नहीं तोड़ोगे। उनकी बात पर निहाल एकदम से घबरा गया और सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। जो बात करनी है माँ, खुल के कीजिए, आप तो मुझे डरा रही हैं। दरअसल बेटा, हमने फैसला किया है कि तुम्हारा और हुरिया का रिश्ता तय हो जाए और अगले मंथ तुम दोनों का निकाह कर दें। उनकी बात पर निहाल जी जान से कांप गया और बेबसी से उनकी जानिब देखने लगा। आपने खुद ही फैसला कर लिया, आप एक दफ़ा मुझसे पूछ तो लेती। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भरा सी गई। प्लीज़ बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। 5 साल पहले भी तुम्हारे भाई ने ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो इससे छोटी है और वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके मरहूम दादा का फैसला था, जिन्होंने ये फैसला बहुत मोहब्बत से किया था कि दोनों भाइयों में रिश्ता कायम रहे। सोबिया बेगम ने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए। निहाल उनकी बात पर बेबसी से उन्हें देखने लगा। माँ, रिश्ता कायम रहेगा हमारा, लेकिन और भी तो तरीके हैं ना। क्या मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती? मेरी भी तो कोई पसंद हो सकती है ना। मैं खुद आपसे बात करने वाला था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, आप उसका रिश्ता लेके जाएं, लेकिन आप अब मुझे मजबूर कर रही हैं। ऐसा मत करें माँ,
प्लीज़, मैं अमल को पसंद करता हूँ, मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला था। वो बेबसी भरे लहजे में बोला। ठीक है, चलो तुम भी अपने भाई के नक्शे कदम पे, तुम दोनों को ही माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। वो रोते हुए उठ खड़ी हुई तो बेख्तियार उसने हाथ पकड़कर उन्हें रोका। ऐसा मत करें, अमल भी तो हमारी अपनी है ना। हुरिया के लिए अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर सोचा होगा, आप क्यों टेंशन लेती हैं? निहाल के कहने पर उन्होंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया। मैं अपनी ज़बान दे चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये सब करना है, अपने भाई के नक्शे कदम पर चलना है, तो चलो फिर। मैं तुम दोनों भाइयों की माँ नहीं हूँ, मर चुकी तुम लोगों की माँ। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती बाहर की जानिब बढ़ गई और वो बेबसी से उन्हें देखता रह गया। वो उन्हें कैसे बताता कि उसने अमल को भी ज़बान दी है, उसका क्या करेगा? उसने हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें मनाए, लेकिन वो अपनी ज़िद से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। तो उसने आखिरकार वो फैसला कर लिया जो शायद ज़िंदगी में कभी ना करता। हुरिया ने भी दिल पे पत्थर रख के इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उसे पता था किसी को तो उसकी लाइफ में आना था, तो फिर वो अब कितनी देर तक रोक सकती थी? रिश्ता पक्का हुआ तो घर में निकाह की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। सालार शाह को जब पता चला तो जैसे उसे लगा उसके पाँव के नीचे से ज़मीन किसी ने खींच ली हो। अब तो वो इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में बात कर सके, क्योंकि 5 साल पहले इनकार करने वाला वही था। इधर निहाल ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसके दिल को कहीं भी चैन नहीं था। अमल ने भी रो रो के अपना बुरा हाल किया था, लेकिन वो उसको तसल्ली भी नहीं दे सकता था। हुरिया वैसे तो निकाह की तैयारियों में हिस्सा ले रही थी, लेकिन अंदर से जैसे उसका अपना आप खाली सा हो गया था। आज उसने निकाह का ड्रेस फाइनल करने जाना था, तो सुबह से आमल को फ़ोन कर रही थी कि वो उसके साथ चले, लेकिन आमल उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। उसने फुप्पू को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो शॉपिंग का इरादा फिर कभी पर मुलतवी करके आमल की तरफ आ गई और फुप्पू को सलाम करती हुई अंदर आमल के कमरे में आई तो कमरा फुल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई तो आमल सर तक कंबल ताने सो रही थी। उसने उसके चेहरे से कंबल हटाया और उसे जगाया। उसे देखते ही आमल उठकर बैठ गई और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। क्या हुआ है तुम्हें अचानक? तुम्हें मैं इतने दिन से कॉल भी कर रही हूँ, तुम उठाती नहीं हो, और मैंने सुबह फुप्पो को कॉल किया तो उन्होंने बताया तुम बीमार हो। सब खैरियत है ना? हुरिया ने उसकी हालत देखते हुए उससे पूछा तो उसकी आंखें आंसुओं से लबालब बढ़ गईं और वो अपने आप पर काबू न रख पाई और फूट फूट कर रो दी। फिर हुरिया के पूछने पर उसने सारी बात उसे बताई तो वो गुस्से और अफसोस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। तुम दोनों ने मुझसे छुपाया। क्या मैं तुम लोगों के लिए इतनी भी अहम नहीं कि अपनी कोई बात तुम लोग मुझे बताओ? अगर तुम लोग मुझे बता देते तो ये सब ना होता, बात इस हद तक आगे न बढ़ती। उसकी बात पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। फिर वो उसे तसल्ली देती हुई वापस घर आ गई और उसने फैसला कर लिया था कि वो ऐसा अब होने नहीं देगी। वो समझ रही थी इन माओं के चक्करों में सब पिस रहे थे, इसलिए उसने बीजान से ही डायरेक्ट बात करने का सोचा और उनके कमरे की जानिब बढ़ गई। बीजान नवाफिल की नीयत बांधे बैठी थीं। वो बेड पर बैठी उनके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। बीजान ने सलाम फेरा तो वो सलाम करती उनके पास बैठ गईं। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा और वो सर उनकी गोद में रखे लेट गई। बीजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात समझिएगा। ये 3 जिंदगियों का मामला है। वो कुछ देर रुकी और फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद फिर बोली, बीजान, आमल और निहाल एक दूसरे को पसंद करते हैं। निहाल ने बड़ी अम्मी के कहने पर उनकी बात मान ली, लेकिन वो दिल से खुश नहीं है और आमल भी ठीक नहीं है। मैं इन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं किसी के जज्बात, मोहब्बत की कब्र पर अपना महल तामीर नहीं कर सकती। प्लीज़ आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें और इन दोनों का कर दें। वो सारी बात उनको तफसील से बताती इल्तिजाइया लहजे में बोली तो बीजान पुरसोच अंदाज में उसे देखती सर हिला गईं और सबसे बात करने का वादा किया। तो उसने मोहब्बत से उन्हें देखा और बेख्तियार वो मोहब्बत से उनसे लिपट गईं। फिर बीजान ने सबको कैसे मनाया कि सब लोग राज़ी हो गए आमल और निहाल के रिश्ते के लिए, और जो डेट उसकी और निहाल के निकाह की थी उसी डेट पर आमल और निहाल का निकाह फिक्स हो गया। सालार को इन सब बातों का पता चला तो उसने सूबिया बेगम से अपने और हुरिया के बारे में बात करने का फैसला किया। अब की बार वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। उसने बात की तो सूबिया बेगम कुछ देर तक तो हैरत और गुस्से से उसे देखने लगी। तुमने शादी ब्याह को मजाक समझा हुआ है, गुड्डे गुड्डियों का खेल समझा है? उनके कहने पर अब बेख्तियार शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा, आप प्लीज़ बात करें रेहान चाचू से, प्लीज़ माँ। उसकी बात पर सूबिया बेगम सोच में पड़ गईं। फिर सालार ने खुद बीजान से सबसे पहले बात की और माफ़ी मांगी। बेटा, हम तो राज़ी हो जाएं, लेकिन हुरिया वो नहीं मानेगी।
तुम्हें हुरिया से माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने उसका दिल दुखाया है। उनके कहने पर वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। आप बेफिक्र रहें, मैं उससे बात कर लूँगा। हुरिया को जब इस बात का मालूम हुआ तो उसने फ़ौरन इनकार कर दिया कि वो इस शख्स से कभी भी शादी नहीं करेगी। वो इसके अलावा जिससे भी चाहें वो शादी करेगी, लेकिन इस शख्स से नहीं। सब ने उसकी बहुत मिन्नत की, लेकिन वो अपनी ज़िद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। अब भी वो ऑफिस से वापस आई और कुछ देर आराम करने के बाद वो चाय बनाने की गर्ज से किचन में आई तो आगे सालार शाह को किचन में कॉफ़ी बनाते देख वो दरवाजे में ही रुक गई। वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि सालार शाह के पुकारने पर रुक गई। क्या हमारी बात हो सकती है, प्लीज़? वो इल्तिजाइया भरे लहजे में बोला तो वो ना चाहते हुए भी रुक गई और सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं जब से आया हूँ तुमने इतना बदला ले लिया मुझसे। अब तो माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुम कहो तो रोज़ माफ़ी मांग लिया करूँगा, प्लीज़ एक मौका दो मुझे। वो बेबसी भरे लहजे में बोला। आपको क्यों करनी है शादी मुझसे, जबकि आपकी लाइफ में कोई और है और आपको तो मैं पसंद ही नहीं थी? तो क्यों? आखिर क्या वजह हुई जो आपको मुझसे शादी करनी है? मैं थक चुकी हूँ आपके ड्रामों से। जब चाहा ज़िंदगी से निकाल दिया, जब चाहा ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो। खिलौना समझा है मुझे? वो गुस्से भरे लहजे में बोली और आखिर में उसकी आवाज़ भर गई। हाँ, मानता हूँ मुझसे गलती हुई, वो मेरा बचपना समझ लो या कुछ भी, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ। मैं जब से आया हूँ तुमने मेरे साथ एक दिन भी अच्छे से बात नहीं की। मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमसे बात करने की कोशिश करता था। सालार शाह ने कहा तो वो गुस्से भरी नज़रों से उसे देखने लगी। हाँ, तो अच्छे से बात क्यों करती? आपने क्या कुछ नहीं कहा था? मैं कैसे भूल जाऊँ? वो सब कुछ नहीं भूल सकती मैं इतना आसान नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे सज़ा दे देना, लेकिन प्लीज़ निकाह के लिए मान जाओ, प्लीज़। सालार शाह का ये रूप हैरानी से देख रही थी। अच्छा, और आपकी वो अलीना का क्या होगा जिसको आपने झूठे वादे दिए होंगे? उसकी बात पर सालार शाह कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अरे यार, इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं उससे भी शादी कर लूँगा। वो उसको छेड़ते हुए बोला तो वो गुस्से से एक झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी। अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ यार, मेरी बिजनेस पार्टनर है, वो वहाँ का बिजनेस संभाल रही थी। और यार, वो शादीशुदा है, तुम उसको मेरे साथ जोड़ रही हो? वो उसको हाथ से पकड़कर रोकता वजाहत देने लगा। उसकी बात पर वो नाराज़गी से उसे देखने लगी। आप जो भी कर लें, हाँ मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, वो मुंह बनाते हुए बोली। तो अब मैं माफ़ी कबूल समझूं? वो झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सोचूंगी। वो एक अदा से बालों को झटकती किचन से निकलती चली गई। पीछे खड़ा सालार बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। नाराज़गी के बादल हटे तो सब कुछ बहुत हसीन लग रहा था। फिर अमल और निहाल के निकाह के साथ ही इन दोनों का निकाह भी फिक्स हो गया था। आखिरकार निकाह का दिन आया। अमल और हुरिया ने तकरीबन एक जैसे ही वाइट और ऊपर गोल्डन काम वाले शरारा सूट पहने थे और दोनों बेइंतहा हसीन दिख रही थीं। फिर दोनों का निकाह हुआ और उनको उनके दुल्हों के साथ लाके बिठाया गया। सालार भी वाइट कलर के कुर्ता शलवार में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। निहाल ने भी वाइट ही कलर का कुर्ता शलवार पहन रखा था और वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रस्मों के बाद सब अपने अपने घरों में जाने को उठे तो सालार ने रुखसती का शोर मचा दिया कि उसे तो अभी ही रुखसती करनी है, क्योंकि उसको अगले मंथ लंदन वापस जाना था। तो वो चाहता था कि हुरिया उसके साथ जाए। उसकी बात को समझते सब ने हामी भर ली और फिर हुरिया को रुखसत करके सालार के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो घूंघट डाले उजला उरूसी में बैठी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो अपने आप में सिमट कर बैठ गई। इतनी अचानक रुखसती पर वो अभी तक घबराई हुई थी। सालार शाह उसके पास आकर बेड पर बैठा और उसका घूंघट उठाया और उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। उसकी निगाहों से घबराकर उसने नज़रें झुका लीं। दिल तो जैसे पसलियों में धड़क रहा था। आज मेरी शेरनी कुछ बोल नहीं रही? वो शरारत से उसे छेड़ते हुए बोला। आपने अच्छा नहीं किया रुखसती करवा के, अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। वो उसकी बात पर नाराज़गी से बोली। अब इंटर्नशिप ही इंटर्नशिप होगी आपकी, एक तो आज रात ही कंप्लीट हो जाएगी और एक आप मेरे साथ मेरी कंपनी में कंप्लीट कर लीजिएगा। वो बेबाकी से बोला तो हुरिया उसकी बेशर्मी पर उसे घूर के रह गई और नज़रें झुका लीं। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। सालार मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए बोला तो हुरिया शर्माकर अपने आप में सिमट सी गई। फिर वो उस पर अपना हक जताता चला गया। इस मिलन पर दूर आसमान पर चांद भी मुस्कुरा दिया।